अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है जेस्टेशनल डायबिटीज़ और इसमें हमने पढ़ लिया है, कल हमने इसमें डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग लेबर जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ पेशेंट है तो ड्यूरिंग लेबर उसकी केयर क्या करनी है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे हम। तो नेक्स्ट जो ड्यूरिंग लेबर के बाद क्या आता है, पोस्टनेटल का पीरियड। लेबर के बाद पोस्टनेटल का पीरियड आता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड में नर्सिंग मैनेजमेंट जो होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले कहता है कि आफ्टर डिलीवरी, सबसे पहले उसने यही बताया है कि डिलीवरी होने के बाद जो है हमने पेशेंट को जैसे मतलब रिलैक्स पोजीशन में रखा हुआ है, तो उसके बाद क्या होता है, जो इंसुलिन की डिमांड होती है ना वो कम हो जाती है। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक हो गया है। मेटाबॉलिज्म जो है वो पेशेंट का ठीक नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स इंटॉलरेंस की वजह से नहीं मतलब मेटाबलाइज कर पा रही होती कार्बोहाइड्रेट्स। तो पेशेंट तो क्या होता है, इंसुलिन जो है उसकी ज़्यादा मिकदार, ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है ब्लड में, तो इंसुलिन जो है वो लगानी पड़ती है। तो कहते हैं कि जैसे ही पेशेंट जो है वो डिलीवर होती है, उसका बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है, तो क्या होता है कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो रिटर्न टू नॉर्मल की तरफ वापस आ जाता है। उसका जो भी वो खुराक लेगी, आप जो भी खाना खाएगी, तो उसका मतलब वो मेटाबोलाइज होगा सही और उसमें ग्लूकोज बनेगा, उसमें इंसुलिन जो है वो उतनी पैदा होती है कि जो मतलब है कोई भी उसमें कोई रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर नहीं होगा, कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको इंसुलिन को काम नहीं करने देगी। तो क्या है कि उसका जो कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस की वजह से हुई थी डायबिटीज़ हुई थी पेशेंट को, ब्लड शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा होने लगा था, तो वो जो है वो नॉर्मल की तरफ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इंसुलिन की डिमांड कहता है कम हो जाएगी। किस वजह से, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है उसका रिटर्न टू नॉर्मल की तरफ आ गया है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है कि हमने क्या कहना है, उसको एडवाइस करना है अब उसको कि वेल न्यूट्रिशनल डाइट ले। क्या एडवाइस करना है कि न्यूट्रिशनल डाइट ले, वेल न्यूट्रिशनल डाइट। क्यों? क्योंकि उसको बेबी को फीड करवाना है, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है कि बेबी को भी सही फीड जो है वो मिल सके और उसकी मदर की भी अपनी सेहत जो है वो ठीक रह सके। तो उसको एडवाइस करना है कि वेल न्यूट्रिशन डाइट ले। नंबर 3 पे कहते हैं टू मेंटेन प्रीनियल हाइजीन, क्लीन एंड ड्राई एरिया फॉर हीलिंग वुंड। क्या कहते हैं कि अपनी आप जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख्याल रखें, प्रीनियल हाइजीन जो है उसका ख्याल रखें, पैड जो है वो टाइम पे चेंज करें, ड्राई रखें एरिया को, और अगर कोई एपी वगैरह हुई है तो उसमें भी क्या होता है कि कट होता है, वुंड होता है, तो वो वुंड ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए एरिया को, प्रीनियल एरिया को क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। पैड जो है वो चेंज करना है टाइमली, और मतलब उसको वॉश भी करना है, और पायोडीन पानी में डाल के या तो बाथ लेने हैं उसने, प्रीनियल एरिया को साफ़ रखना है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है टू यूज़ बैरियर्स मेथड्स फॉर स्पेसिंग प्रेगनेंसी और लो डोज कंबाइंड ओरल पिल। कहते हैं कि बैरियर्स जो है उसने स्पेसिंग प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी को मतलब प्रेगनेंसी में वक्फा करने के लिए उसने जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने हैं, जो फैमिली प्लानिंग के लिए, मतलब जो हम आम उसमें कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग के लिए मेथड यूज़ करने, वो कहते हैं कि वो बैरियर्स मेथड जो है वो यूज़ करें। अब बैरियर मेथड्स कौन से होते हैं, जिससे स्पर्म को रोका जाता है ओवम तक पहुंचने से। तो मतलब उसमें कंडोम भी है और सर्वाइकल कैप्स वगैरह भी है, ये चीज़ें जिससे पेशेंट को कोई वो नहीं होता, मतलब बैरियर है कि वो स्पर्म जो है वो ओवम तक ना पहुंच सकें। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि लो डोज कंबाइंड ओरल पिल्स भी, ओरल पिल्स जो होती हैं उसमें हार्मोन्स होते हैं, तो कहते हैं कि लो डोज कंबाइंड जो है ना वो ले सकती है पेशेंट। ठीक है, इसके बाद कहते हैं नॉट टू यूज़ IUCD। IUCD क्या होता है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं। इंट्रायूट्राइन यानी कोई मतलब वो डिवाइस होती है जो कि प्रेगनेंसी में स्पेस करने के लिए यूज़ करते हैं, कि प्रेगनेंसी ना हो तो उसको इंट्रायूट्राइन यानी यूट्रस के अंदर वो डिवाइस जो है वो रखनी पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं कि उसे अवॉइड करें, वो ना लें, इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है उसको वो इस्तेमाल ना करें। किस लिए कि पेल्विक इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है ऐसे वुमेन को जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ से गुजरी हो।
तो उसको पेल्विक इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, इसलिए वो ये चीज़ जो है वो ना यूज़ करे, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है। नंबर लास्ट पे कहते हैं कि फैमिली कंप्लीट है, अगर उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, मतलब बच्चे जितने उनको चाहिए 3 हैं 4 हैं 5 हैं, तो अगर उनकी फैमिली कंप्लीट है तो क्या है कि उसको करना चाहिए परमानेंट स्टेरिलाइजेशन। परमानेंट स्टेरिलाइजेशन क्या होती है कि परमानेंट जो है बच्चों की पैदाइश को रोका जाता है मुस्तकिल तौर पे। तो वो क्या होता है, ट्यूब लाइगेशन से होता है कि बोथ साइड्स जो होती हैं, जो बोथ ट्यूब्स होती हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ज़ाहिर है ओवम जो है वो नहीं उसमें से कर पाता, तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो फिर नहीं हो पाती। ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं उसको, बोथ साइड ट्यूब लाइगेशन। तो कहते हैं कि अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो परमानेंट जो है स्टेरिलाइजेशन का मेथड जो है, स्टेरिलाइजेशन के जो भी मेथड हैं उनमें से यूज़ कर ले अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था कि हम पोस्ट नेटल के बाद मदर की जो केयर करेंगे, तो मदर को जो है वो हमने क्या एडवाइस किया है, एक तो उसका यही है कि उसका डाइट उसने अच्छी लेनी है, अपनी पर्सनल सफाई का ख्याल रखना है, और उसको मतलब क्या है कि जो स्पेस प्रेगनेंसी में स्पेस के लिए उसको बताना है कि आप कौन सा तरीका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमने उसको आफ्टर डिलीवरी यानी पोस्ट नेटल पीरियड में बताने हैं। और उस पर अगर आयरन की कमी है ये जो भी है, तो जो वाइटामिन्स हैं, आयरन हैं, वो मेडिसिन जो है उसको एडवाइस करनी है कि आपने ये जो है ये लेनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अब मदर की केयर के बाद आता है कि बेबी की, तो बेबी भी है तो बेबी की केयर भी करनी है। तो बेबी की केयर जो है वो कैसे करनी है, वो किस तरह से है कि सबसे पहले कहते हैं कि नर्सिंग केयर ऑफ द बेबी, बेबी की नर्सिंग केयर जो है वो कैसे होगी। अब बेबी को नर्सरी में शिफ्ट कर देते हैं, जैसे ही मदर्स डिलीवर होते हैं कहते हैं कि बेबी को नर्सरी में शिफ्ट करते हैं। नर्सरी क्या होता है, नर्सरी जहाँ पे छोटे बच्चे न्यू नेटल बच्चे जो होते हैं उनकी केयर की जाती है, तो वो एक यूनिट है। तो कहते हैं कि एट डिलीवरी टाइम न्यू नेटल शुड बी न्यूटोलॉजिस्ट जो है, न्यू नेटोलॉजिस्ट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। क्या है न्यू नेटोलॉजिस्ट, न्यू नेटोलॉजिस्ट क्या है, न्यू नेट बेबी को जो करता है, जो डॉक्टर होता है न्यू नेटल बेबीज़ के लिए, उनको मतलब स्पेशलाइज किया होता है, उनको न्यू नेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी का जिसने केयर करना होता है, मतलब जो डॉक्टर है न्यू नेट बेबी को हैंडल करने के लिए, तो कहते हैं कि उसको प्रेजेंट होना चाहिए न्यू नेटोलॉजिस्ट को जब डिलीवरी होगी तो उसी टाइम पे। तो उसके बाद कहता है कि बेबी केप्ट इन नर्सरी आईसीयू। नर्सरी आईसीयू क्या होता है कि NICU लिखा हुआ है कि NICU नर्सरी न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव यानी बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है यहाँ पे, और बहुत ही एहतियात के साथ केयर करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा यूनिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, तो उस बच्चों को न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में डाला जाता है। तो ठीक है, तो उसमें कहता है कि उसमें क्या करना है, पेशेंट बेबी का अंडर ऑब्जर्वेशन बेबी को रखना है। अंडर ऑब्जर्वेशन किस लिए रखना है, डिटेक्ट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है। तो क्या है कि एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और जो है वो उसको फिर ट्रीट करने के लिए पेशेंट को, बेबी को न्यू नेटल ICU में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि उसमें बेबी को क्या करना है, आपने बेबी को कौन कौन सी जो है वो हो सकती हैं, जो एमरजेंसीज हो सकती हैं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो वो क्या है, एस्फिक्सिया हो सकता है, बर्थ इंजरीज होती हैं, या फिर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो 3 चीज़ें उसने बताई हैं, एस्फिक्सिया हो सकता है, बर्थ इंजरीज हो सकती हैं, और फिर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। उनको देखने के लिए बेबी को, अगर बेबी वैसे हेल्दी है, ठीक है, तो ये चीज़ें देखने के लिए फिर भी बेबी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, क्योंकि जो मदर थी वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में थी, यानी उसको डायबिटीज़ था। तो बेबी जो होता है हेल्दी भी होता है, उस वजह से भी बेबी का अगर वेट जो है वो 4 kg से ज़्यादा है, या 4 kg भी है, तब भी न्यूट्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है कि वो बेबी को हैंडल करे। उसका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो चेक करते हैं, तो जिससे मतलब हमें पता चल सके कि बेबी जो है हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं जा रहा। अगर हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा होता है तो उसको फिर 10% ग्लूकोज जो होता है वो दिया जाता है, IV डायरेक्ट दे देते हैं। और मदर की फीड जो है वो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होती है बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए। तो हमने एस्फिक्सिया की बात की है, तो एस्फिक्सिया क्या होता है, जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कम जाती है,
तो क्या होता है कि वो ब्रेन तक भी कम जाएगी, बॉडी के दूसरे पार्ट तक भी कम जाएगी। तो क्या होता है कि बेबी का जो जो ऑर्गन्स होते हैं, ये मतलब लिम्स हैं, ये ब्लू होने शुरू हो जाएंगे, साइनोसिस होना शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी से। तो कहते हैं कि उससे बेबी को फिर ऑक्सीजन जो है वो देनी चाहिए। ऑक्सीजन जो कैसे देनी चाहिए, फेस मास्क से, जो मास्क होता है ना बेबी का, उससे मतलब न्यूनेटल मास्क होते हैं, तो मास्क से जो है वो केयर जो है, जो ऑक्सीजन है सॉरी, वो देनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि अगर और वॉच करना चाहिए कि साइनोसिस तो नहीं हो रहा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो फ़ौरन बेबी को रिससिटेट भी करते हैं। और एक बात और कि कहते हैं कि स्टमक ट्यूब जो है बेबी के, जो एयरवे क्लीन करते हैं और उसमें स्टमक ट्यूब जो है वो पास करती है। स्टमक ट्यूब किस लिए पास करते हैं, स्टमक ट्यूब जिसको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कहते हैं, तो वो नाक से स्टमक में थ्रू स्टमक में डाली जाती है और स्टमक से जो भी मवाद होता है, जो भी मटेरियल्स होते हैं, उसको सक कर लिया जाता है ताकि बेबी को रिगर्जिटेशन ना हो, कि अगर कोई भी बेबी के स्टमक में कोई मवाद है तो उससे उसको वॉमिट होती है, इनहेल ना कर ले, तो इस वजह से स्टमक ट्यूब डाल के उसको बिल्कुल क्लीन कर लिया जाता है ताकि ऐसा कोई चांस ना रहे कि बेबी जो है वो इनहेल कर सके। और बेबी को पहले ही कोई सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा। तो ये क्लीन कर दिया जाता है एयरवे, ताकि बेबी को आसानी हो सांस लेने में। हाँ, उसके बाद कहते हैं कि अगर बेबी जो है वो फीड नहीं ले सकता, इल है, मतलब सिक हो रहा है, बेबी बीमार हो रहा है, तो क्या करना है कि उसको स्पून से फीड जो है वो देनी है। स्पून से फीड जो है, हमने आर्टिफिशियल फीड नहीं देनी बेबी को, मदर फीड ही देनी है। मदर की फीड से, मदद से फीड करवानी है। उससे कहना है कि मापना वो पंप के थ्रू भी निकल जाता है, मदर मिल्क जो होता है वो निकाल लेते हैं, और मैनुअली भी हाथ से भी निकाल के वो मतलब बॉल में डाल के तो वो बेबी को स्पून से देना शुरू कर देना है ताकि बेबी जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। ठीक है, अगर बेबी सक नहीं कर रहा, नहीं तो बेबी को जो है मदर के साथ लगाना है और मदर को बताना है कि आपने फीड बेबी को देनी है। मदर की ही फीड जो है ये उसको उसके फ़ायदे बताने हैं कि मदर फीड के जो हैं क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से कोलोस्ट्रम में इम्यूनिटी होती है, जो सबसे पहला मिल्क होता है उसमें कितनी इम्यूनिटी होती है, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसको आप फ़ायदे बताएंगे तो वो कायल हो जाएगी इस बातों की, आपके काउंसिल करेंगे उसको तो वो बात मान लेगी। और उसके साथ क्या है, उसके बाद कहते हैं कि बेबी टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया शुड बी फेड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। कहते हैं कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो है बेबी को फीड जो है वो करवानी है। ये नहीं है कि आपने थोड़ी देर जो है वो छोड़ दिया है और उसके बाद नहीं, ऐसा ना हो कि बेबी जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू रखनी है 2 आवर्ली, 2 घंटे बाहर 2 घंटे के बाद जो है वो कंटिन्यू करनी है। और उसके बाद कहते हैं कि तमाम बेबी को इंजेक्शन वाइटामिन्स के जो हैं वो जो है वो बहुत ज़रूरी है, विटामिन के जो है वो लगाने चाहिए। ऑल बेबीज़ शुड बी गिवन इंजेक्शन विटामिन के, इंट्रामस्कुलर देते हैं जो IM इंजेक्शन जिसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि प्रिकॉशंस करनी है आपने प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन से बचाने के लिए, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है कि उसको कोई भी किसी भी किस्म की इन्फेक्शन ना हो। तो ये थे नर्सिंग केयर ऑफ द बेबी, जो न्यूनेटल बेबी है उसकी केयर।